गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी क्लास एक तरीके से फिजिक्स में। और बिल्कुल बेसिक कैसे चीजें चालू हुई, फिजिक्स क्या है, ये वर्ड क्या है, ये फिजिकल वर्ड क्या है, कैसे हम लोग फिजिक्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि नेचर को कैसे स्टडी करते हैं अगर कहा जाए तो। वहां से आज चालू करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब फिजिकल वर्ड क्या है? जैसे कि कहीं पे भी आप लोग बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे अपने चारों तरफ देखिए, कुछ भी दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का मोशन मोशन हो, कोई चीज रुकी हो, कहीं पे कोई चीज रखी हुई है। जैसे कि टेबल है, टेबल के ऊपर लेटर सपोज टेबल है, टेबल के ऊपर टेबल ही रखी हुई है, टेबल के ऊपर छोड़ी टेबल वैसे रखी हुई है। तो वो इसी तरीके से क्यों रखी है? वो अपने आप मूव क्यों नहीं कर रही? या फिर इस टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो वो गिर क्यों नहीं जा रहा? टेबल उसको कैसे होल्ड कर रही है? तो ये सब चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स की हेल्प से। हमने अपने फिजिकल वर्ल्ड पे, मतलब ये जो चीजें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। और इस इन फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट वो है फिजिक्स। तो क्या है ऐसा इस फिजिक्स में जिससे कि हम लोग चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं? ठीक है, सिंपल चीज है एकदम। जैसे कि आप में से किसी ने नोटिस किया कि खाना बनाते हुए हमने एक बर्तन चढ़ाया, उस पर पानी भरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उस पानी को गर्म करना है। उस पानी को गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, नहीं? ठीक है, हीट दे दी। अब हीट देने के बाद इसको कुछ टाइम लगेगा। इसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा हीट अप होने में। कितना टाइम लगेगा ये नोटिस कर सकते हैं हम इस चीज पे। और क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना राइज हुआ। और दूसरा क्या हम लोग इस पे नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग ने इस पे कितना फ्यूल दिया। और और क्या नोटिस किया जा सकता है कि बॉइलिंग से इसका शेप तो नहीं चेंज हो रहा, ये नोटिस किया जा सकता है। और और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस पे। तो बात सीधी सी ये है कि फिजिक्स हमें ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, उसको स्टडी करना, कैसे करना है, वो हमें सिखाती है। तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। जो भी चीजें हो रही हैं यहाँ पे हमारे चारों तरफ, जो भी चीजें हो रही हैं वो सब फिजिकल वर्ल्ड में हो रही हैं। और उसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, मतलब कैसे समझ रहे हैं, ये चीज कैसे हो रही है, इसको समझ कैसे रहे हैं, उस समझने की टेक्निक जो डेवलप हुई है, तो वो सब्जेक्ट हमारा कहलाता है फिजिक्स। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे ये जो ये वाला एग्जांपल था, इस पे हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग कोई हमारे चारों तरफ, मतलब हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक फिनोमिना हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद क्यों हो रहा है, हम रीजनिंग उस पे लगाते हैं, उस पे हम रीजंस ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। कि मतलब जब हमने यहाँ से इस पे इसको हीट दिया, इसको आग लगाई, इस पे फ्यूल दिया, तो ये गर्म क्यों हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्यों चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, ये सब हम इस पे थोड़ा रीजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग इस पे क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं चीजों का कि कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि चेंज हो रहा है और ये नहीं पता होना कि कितना हो रहा है, तो हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं कि कितना चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कि हमें कितना फ्यूल लगा, हम कितना वाटर यूज कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम है इस टम्बलर का, और हम
हमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, और कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ये सब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज पे नोटिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, कि कुछ तो हो रहा है हमारे चारों तरफ, कुछ तो चीजें चेंज हो रही हैं। हमने अपने फिजिकल वर्ल्ड में चीजें नोटिस करी कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, वो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमारे दिमाग में है, अरे क्यों हो रहा है, उस पे हम रीजंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें उनके आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को मेजर करना पड़ेगा। तो हमने कुछ मेजरमेंट्स लिए, ठीक है, मेजरमेंट्स लेंगे, तो मेजरमेंट्स के लिए हमें मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि वॉल्यूम कितना है तो कितना मीटर क्यूब है, फ्यूल हम कितना दे रहे हैं तो कितना किलोग्राम हम फ्यूल जला रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है तो कितने सेकंड्स टाइम लग रहा है, ये सब हमने मेजरमेंट किया मैथ्स की हेल्प से, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब कि जो भी हमने टाइम जैसे मेजर किया, उसका शेप मेजर किया, उसका टेम्परेचर मेजर किया, उस पे कितना फ्यूल है, कितना वाटर है, इसके सबका वॉल्यूम जो है, तो इनको हम जैसे वॉल्यूम के लिए अगर बी मान लो, टेम्परेचर के लिए टी मान लो, हाँ, और शेप के लिए लेट अस सपोज, अभी अभी शेप छोड़ते हैं, वो वॉल्यूम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे फ्यूल के लिए हमने कुछ मास मान लिया, ठीक। अब किसी तरीके से हमने लेट अस सपोज कुछ इसको ऐसे एक रिलेशन फाइंड कर लिया, खूब ढेर सारा हमारे पास डेटा है, और हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया कि अगर हम इतना मास देते हैं फ्यूल का, तो हम इतना वॉल्यूम उसको गर्म कर सकते हैं, इतने टाइम पे गर्म कर सकते हैं, इतने टाइम पे, सॉरी, और इधर इसको चेंज कर देते हैं, स्मॉल टी से ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर टी, कैपिटल टी, और कितना टेम्परेचर राइज हुआ, कुछ मतलब हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन बना सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना टेम्परेचर राइज होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना कम टेम्परेचर लगेगा, सॉरी, जितना वॉल्यूम होगा उतना कम टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, जितना मास होगा उतना कम टेम्परेचर राइज होगा। पर ये मास किसका था, मास तो फ्यूल का था, तो जितना ज्यादा हम फ्यूल देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, क्या किया मैंने, पहले मैंने ऐसे चीजों को लिख लिया, फिर उसको देखा, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है इसका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा फ्यूल होगा, जितना ज्यादा टाइम तक फ्यूल होगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा फ्यूल का उतना हम ज्यादा टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना हम ज्यादा टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम टेम्परेचर राइज होगा। तो यहाँ पे टी और बी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और एम और टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इसको हम एक साथ अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारा एक हो गया क्या, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो चीजें हमारे चारों तरफ हो रही है, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रीजंस लगाए, रीजनिंग उस पर करी, मेजरमेंट्स लिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग करी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ लॉज निकल के आए। लॉज क्या निकल के आए, लॉज का क्या मतलब है, रूल्स रेगुलेशंस नियम, ठीक है, किस तरीके से,
जैसे कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, मान लो पानी के किनारे हम लोग जा रहे हैं, तो घर वाले क्या क्या कहते हैं कि नहीं, पानी में बहुत अंदर नहीं जाना, दूर रहना पानी से। तो वो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारे लिए लॉज है, हमें वो नहीं ब्रेक करना। अगर हम वो ब्रेक करेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। पर यहाँ पे बुरे से क्या मतलब है, जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो चीज नहीं होगी, कुछ और होगा। तो हर एक फेनोमेना जो चीज हो रही होती है, कुछ लॉज को फॉलो करती है, तभी वो हो रही होती है। एक बेसिक लॉज को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही होती है, तभी वो चीजें होती हैं। तो हम उस पे क्या ढूंढते हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसके लॉज ढूंढते हैं। जैसे कि छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं? ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज होते हैं। ठीक है, अभी डिटेल पे नहीं जा रहे, पर दो लॉज होते हैं। तो उन्हीं दो लॉज से लाइट किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, उस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लॉज का मतलब समझ पे आया क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स आ गए। तो लॉज एक तरीके से टूल्स है, जिससे कि हम अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्हीं पे बेस्ड ही है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारी फिजिक्स या हमारा जो साइंस है वो वर्क करता है। नेचर में जो भी चीज हो रही है वो तो हो ही रही है, पानी गर्म हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा, वो जैसा भी है। पर जो फिजिक्स है, साइंस है, वो सिर्फ उस चीज की स्टडी करती है। ठीक है, स्टडी करके हमारे पास कुछ लॉज आ जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करके हम उनका एप्लीकेशन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी को नीचे से हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये जो ऊपर से ये क्लोज्ड है, ये पूरा क्या है, ऐसे क्लोज्ड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि वाटर है थोड़ा सा, वो बॉयल होगा, उससे बने उसका वॉल्यूम चेंज होगा, स्टीम बनेगी, वो इस पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। और अगर इसको इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है ये बस्ट कर जाए। ठीक है, बस्ट कर जाए। ठीक है, तो बस्ट करने का क्या मतलब है, कि इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेंट था, इस वजह से इसकी जो लिड्स थी, जो वॉल्स थी, वो सब क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक है, मतलब कि हम हीट दे रहे हैं, हीट से वाटर बॉयल हो रहा है, और वो जो बॉइल्ड है उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से ये जो कंटेनर थे उसके वॉल्स वगैरह को उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, कुछ रीजंस ढूंढें, मेजरमेंट करें, मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, कुछ लॉज निकाल लें, और उन लॉज को निकालने के बाद हम एक स्टीम इंजन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम इंजन। तो ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। ये जो हमने यहाँ पे अपना फिजिक्स इस पे समझी इसकी, कि कैसे क्या हो रहा है, उसका हमने एप्लीकेशन किया स्टीम इंजन फॉर्म करने में। सेम चीज थी। ठीक है, जेम्स वॉट ने बनाया था स्टीम इंजन, नहीं? तो क्या किया था, उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया था कि उनका जो टम्बलर था, टम्बलर के ऊपर एक लिड रखी हुई थी, वो बार बार हिल रही थी, बार बार ऐसे हिल रही थी, स्टीम से एस्केप करती थी, ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने प्रोसेस वाइज फॉलो करी, ऑब्जर्वेशन, रीजन, मेजरमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, और लॉज वगैरह दिए। उसके बाद वो जो लॉज आए हमारे पास, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका उसकी हेल्प से हमने एक स्टीम इंजन फॉर्म कर दिया। स्टीम इंजन से बहुत ढेर सारी चीजें चेंज हुई। ठीक है,
तो ये इस तरीके से जो हमारी साइंस है, फिजिक्स है, वो वर्क करती है कि हम पहले जो नेचर में चीजें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लॉज निकालते हैं, उन लॉज की हेल्प से हम कुछ एप्लीकेशन करते हैं उस पर, क्योंकि हमारे पास आ गया कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि ये कैसे वर्क कर रही है, तो हम उन्हीं चीज का इस्तेमाल करके कुछ मॉडिफिकेशन, लॉज पे नहीं मतलब बीच में हम कुछ मॉडिफिकेशन करके उसके मॉडल वगैरह में, जैसे कि अभी बड़ा टम्बलर की बजाय हम छोटा टम्बलर ले लें, कैसा ले लें, उस हिसाब से वो सब चेंज करके, लॉज नहीं, लॉज फिक्स रहते हैं, ठीक है, वो सब चेंज करके हम अपना अपने एप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन का फॉर्मेशन किया। तो ये तो था कि कैसे ये चीजें सारी वर्क करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, कि कैसे साइंस हमारी डेवलप हुई। आज जो मॉडर्न साइंस हम लोग देख रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सब कुछ वही है कि कोई भी नेचर में फिजिकल थिंग हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, सेम पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो, बहुत पहले लोग क्या समझते थे, जो अर्थ है अपनी वो एक जगह रुकी हुई है, जो सन है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। नहीं, अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए तो वो भी आज भी यही जवाब देगा। पर क्या ये सही है? अगर छोटे एक बच्चे से पूछा जाए जो अभी सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना चालू हुआ है, तो वो यही बताएगा। उससे पूछा जाए कि बताओ, अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ या सूरज अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो यही जवाब देगा कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग कैसे है? रॉन्ग कैसे है, यही यही हमें पता कैसे चला कि ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो, पहले हमने माना जो चीज हमारे पास ऑब्जर्व थी हमने उसको वैसा ही मान लिया कि सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। बट और जब उस चीज को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ना कि अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है। तो ये सबसे पहले किसने बताया कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है? वो बताया कॉपरनिकस ने, 1500 के आसपास, कॉपरनिकस। ठीक है, नहीं तो उसके पहले माना जाता था कि अर्थ स्टेशनरी और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, कॉपरनिकस ने बताया कि सन सेंटर पे है और उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। उसके बाद, ये तो अर्ली 1500 की बात है, मतलब 1500 की शुरुआत में। उसके बाद लेट 1500 पे और ऑब्जर्वेशन किए गए। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन किए गए और डेटा लिया गया, मैथमेटिकल डेटा लिया गया। और वो किसने लिया? टाइको ब्रोक करके ऐसे कुछ थे, टाइको ब्रोक करके ऐसे कुछ थे, ठीक है, वो नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने ऐसे डेटा लिया। ठीक है, डेटा लिया, कुछ नंबर्स थे उनके पास। तो यहां पे क्या हो गया हमारा? ऑब्जर्वेशन, यहां पे ऑब्जर्वेशन किया और डेटा लिया। ठीक, दो चीजें हो गई। उसके बाद, इसी डेटा का केपलर ने अराउंड 1600 1600 के आसपास केपलर ने इसी डेटा का यूज करके लॉज दिए। क्या दिए? केपलर्स लॉज, जिनको आज हम जानते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, क्लास 11th में ही है। ठीक है, तो सेम चीज जैसे बताई थी, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल डेटा वगैरह जो भी लिया और इसको एनालाइज करके केपलर ने लॉज दिए कि सन
है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने किया था वो अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स वगैरह का ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, वो सब मैथमेटिकल डेटा लिया था। तो यहाँ पे ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया। तो इस डेटा का यूज करके इन्होंने लॉज दिए, 3 लॉज दिए। ठीक है, और उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, नेचर में जो हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है, हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, पर वो किन रूल्स को फॉलो कर रहा है बस हम उसको पता करते हैं। तो वो हमें पता चल गया केप्लर्स लॉज के फॉर्म पे, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इस तरीके से ये चीज समझ पे आई। ये एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल था जो अभी मैंने पहले बताया था कि ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल डेटा वगैरह वो सब मतलब लॉज वगैरह कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, जो चीज हो रही थी, सन के अराउंड अर्थ घूम रही थी, वो हमेशा से घूम रही है, आज भी घूम रही है। पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो था हमारा वो सही नहीं था। मतलब एक तरीके से कहें तो ऑब्जर्वेशन हमें लग रहा था कि सही है पर सही नहीं है, क्योंकि हम कोई लॉ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, हम कोई लॉ डिराइव नहीं कर पा रहे थे इनसे। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो कॉपरनिकस ने एक नए तरीके से चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो नेचर में है वो तो है ही, सिर्फ उसको देखने का नजरिया बदला। तो उसके बाद फिर डेटा लिया और केपलर ने कुछ लॉज दिए जो प्लैनेट के मोशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, बात समझ पे आ गई यहाँ पे कि जो नेचर में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बस हमारी धीरे धीरे जो उसको समझने की क्षमता है वो डेवलप होती जा रही है और हम उसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। पहले जितना समझ रहे थे वो हो सकता है आज के कंपैरिजन में वो हमारा समझना गलत रहा हो। जैसे कि यहाँ पे ये था, ठीक है, जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर उसके बाद हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया, ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल जहाँ पे सन सेंटर पे है, उसके चारों तरफ कर रहे हैं। इसी तरीके से धीरे 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 चीजें जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है, जैसे जैसे हमें ज्यादा मैथमेटिकल डेटा मिलता है, वैसे वैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, वैसे वैसे हमारे लॉज वगैरह आते जाते हैं, सही होते जाते हैं। ठीक है, ये चीज इस तरीके से चीजें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। इनका तो नाम बहुत सुना होगा, न्यूटन। नहीं, पढ़ाई पे नहीं सुना होगा तो जोक्स पे सुना होगा, क्योंकि वहां पे भी इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, कि उनके सर पे एप्पल नहीं गिरा होता तो आज ये चीजें बहुत आसान होती, साइंस वगैरह। तो हाँ, कहना भी सही है। अगर उनके ऑब्जर्वेशन वगैरह जो थे, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थी, फिर चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया और कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है या रुकी हुई है तो वो कैसे मूव करेगी, क्या होगा। उन सारे लॉज को अगर वो नहीं देते तो जो भी आज हमारा डेवलपमेंट है हो सकता है वो नहीं होता। ठीक है, आज कहीं जाना है क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे और चल दिए। पर ये ट्रेन बस इनका मोशन ये एप्लीकेशन है, ये जो चीजें हैं ट्रेन बस ये एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को करने के लिए हमें इसके पहले का मोशन होता कैसे है, चीजें कैसे चलती हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो चीजें समझनी पड़ेंगी ना। तो वो सब चीजें किसने बताया, वो सब चीजें बताई न्यूटन ने, और भी जो दूसरे साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने बताया। तो जो साइंस है वो डेवलप होती है, वो होती नहीं है, वो डेवलप होती है। मतलब अंतर समझ रहे हो, अंतर ये है, साइंस जो है, साइंस जैसे कि साइंस पे बहुत हर चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज ये डेवलप होती है धीरे धीरे, हम अपने इसका डेवलपमेंट होता है, हम चीजें समझते हैं, ऐड करते हैं, वो हमारे
ऑब्जर्व्ड जो डेटा है, जो हमारी ऑब्जर्व्ड चीजें हैं चारों तरफ, उस पर फिट बैठ रही है कि नहीं, फिर हम उसको अगर नहीं हो रही होती फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश देते हैं, फिर रीजन देते हैं। तो वो जो भी हम चीजें करते हैं वो साइंस के अंदर करते हैं। तो जो चीजें हो रही हैं तो हो, वो वैसी है ही, बट जितना हम समझते जाते हैं उतना हम लिखते जाते हैं, उतना हम बोलते जाते हैं कि ये ऐसी चीज होती है, तो साइंस डेवलप होती है। ठीक है, साइंस कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है। ठीक है, हो सकता है जो चीज मैं आज बोल रहा हूं वो कल जाके गलत हो जाए, हमें कोई नई चीज पता चले, तो वो हम उस नए को फॉलो करेंगे जो और अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे कि ये वाले में बताया था ना मैंने, इस पे पूरी हर चीज नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी। ठीक है, इसके चारों तरफ मून भी रोटेट करता है, और बहुत ढेर सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे टाइड्स वगैरह कैसे जनरेट होती है, ये सब तो ये नहीं सब एक्सप्लेन हो पा रही थी इस मॉडल से। अर्थ और उसके चारों तरफ सन, पर इनसे चीजें एक्सप्लेन हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ साइंस का। पहले के लिए क्या थी, ये साइंस थी, उसके बाद डेवलप हुआ, ये साइंस हो गई अब के लिए। ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट होता है, साइंस होती नहीं है, कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर कोई आज कहे कुछ और कल तुम्हें कुछ और सुनाई दे, तो उस पर थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करो, चीजों को समझो कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज इसको बहुत जानना जरूरी है, एकदम क्लियर होना है, रहना जरूरी है। क्योंकि ऐसा बहुत सुनने को मिलता है, जैसे कि केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री में बात करें फॉर एग्जांपल, कि पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद जे जे थॉमसन क्लम्पर्डिंग मॉडल, नहीं, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोर्स मॉडल। हाँ, 10th तक तो यही पढ़ के आए आप लोग, यहाँ तक डाल्टन, जे जे, रदरफोर्ड, बोर। तो आपको लगता है कि सीधे हम बोर मॉडल क्यों नहीं पढ़ा देते? क्योंकि बताया ना, चीजें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, साइंस डेवलप हो रही है, साइंस फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो पहले पता चला वो हमें बताया गया, फिर जो हमें पता चला वो हमें बताया गया, जो हमें पता चला वो बताया गया, फिर ये बताया गया। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि चीजें डेवलप हो रही हैं, कोई ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी पे ये भी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इन्होंने जो चीजें बताई थी वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी चीजों को बहुत तरीके से, कुछ एक्सप्लेन कर पा रही थी कुछ चीजें। ठीक है, उसी तरीके से ये इनका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल भी बहुत चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो बोर ने उन चीज को एक्सप्लेन किया। अब बोर मॉडल्स पे, बोर्स मॉडल पे भी कुछ चीजें थी, कुछ क्या मतलब काफी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आगे सोमरफेल्ड मॉडल आया, फिर वेक्टर एटम मॉडल आया। ठीक है, तो क्या है, ये चीजें डेवलपमेंट में है, साइंस डेवलप हो रही है, साइंस कोई चीज फिक्स नहीं है। तो इस चीज को हमेशा याद रखो कभी भी साइंस को पढ़ते हुए, कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे हम समझ रहे हैं, हमें अपनी समझ डेवलप करनी है। ठीक है, कि चीजें कैसे हो रही है, तो हो सकता है कि तुम ऐसी चीज को एक्सप्लेन कर पाओ जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो तो मतलब आगे की बात है, पर चीजें समझ यहाँ पे जो है, टेक होम पॉइंट वो ये है कि साइंस डेवलप होती है, कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है या फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं है, वो चीजें डेवलप होती रहती हैं धीरे धीरे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक। तो इस पे कुछ टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस, चीजों को मतलब जैसे ही बताया ना, ऑब्जर्व किया हमने कुछ, फिर एक्सप्लेन किया, तो उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ऑब्जर्व फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ इस तरह का कभी नाम सुना होगा, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है वो बताते हैं, पर उसके पहले देखो, एक्सियोम्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ
ताकि समझ पे आए कि क्या चलता है स्पेस साइंस पे, क्या होता है। ठीक है, मॉडल का नाम सुना होगा, एक्यूरेसी जैसे है तो उसका नाम सुना होगा, या प्रिसीजन, ये बहुत सुनने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ठीक है, तो देखो हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जर्व फेनोमेना है, मतलब हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ बोल दिया, हमने कुछ भी बोल दिया, मान लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है हाइपोथेसिस। हमें पता नहीं है कि वो सही है या गलत। ठीक है, सपोजिशन विदाउट assuming that it is true or false। ठीक है, हमें नहीं पता वो सही है गलत। मतलब कि जैसे मान लो मैं एक बॉल लिया, बॉल को मैंने बहुत तेजी से फेंका, वो जाके किसी दीवार में गई और उसने छेद कर दिया वहां पे, या किसी दूसरी बॉल से टकरा गई और उस बॉल को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया उसने और खुद रुक गई। तो ये सब कैसे हो रहा है? अगर मैं पूछूं जिसको नहीं पता कि ये कैसे चीजें हो रही क्या हो रही, तो वो कुछ बोलेगा अपने मुंह से, वो कुछ दिमाग लगाएगा, सोचेगा, कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, वो बोल देगा। उसने कुछ क्या किया? सपोज किया, कोई चीजें सपोज करी, उस जो चीजें ऑब्जर्व करी, बॉल एक दूसरे को हिट कर रही है, वो सब चीजें जो ऑब्जर्व करी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कुछ बताकर। अब वो चीज ट्रू है या फॉल्स, मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं उससे बाकी चीजें भी एक्सप्लेन हो रही हैं उसी तरह की कि नहीं, कि हम कहीं और जाके किसी एक बॉल को दूसरे बॉल पे हिट करें तो वैसे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो वो ऐसा उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है वो वाला रीजन, या नहीं कर पा रहा, उस पर हम फोकस नहीं करते। सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट होते हैं कि ये ऐसा हो रहा होगा, सही है या गलत मुझे नहीं पता, वो होता है हमारा हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ पे आया? फिर आते हैं एक्सियोम्स। एक्सियोम्स का मतलब होता है सेल्फ एविडेंट फॉर नियरली ऑल डोमेन। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ फॉर नियरली ऑल डोमेन्स का क्या मतलब है? वो ये है कि नेचर में कुछ हो रहा है। ठीक है, तुमने कोई चीज देखी कि वो हो रहा है, कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, पर वो चीज हो रहा है, हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी चीज को, उसी चीज का इस्तेमाल करके हम बाकी चीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रुथ जो सेल्फ एविडेंट हो, मतलब वो सही है, वो सच है, जो भी हो रहा है वो एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है, उस पर कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, और वो खुद ही अपने आप को क्या कर रहा है? जस्टिफाई भी कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ फॉर नियरली ऑल डोमेन्स। ऑल डोमेन्स का मतलब कि हम चाहे एक अपने घर के अंदर देखें या घर के बाहर देखें, या हम छोटे से माइक्रोस्कोप के नीचे उस चीज को देख रहे हो या टेलीस्कोप लगा के देख रहे हो, मतलब हर जगह वो चीजें क्या हो? ट्रू हो। तो वो जो होते हैं स्टेटमेंट्स हमारे, वो सारे क्या होते हैं? एक्सियोम्स कहलाते हैं। पॉस्टलेट्स, पॉस्टलेट क्या होते हैं? पॉस्टलेट भी यही होते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ फॉर अ स्पेसिफिक थ्योरी। इसका क्या मतलब है स्पेसिफिक थ्योरी? इसका ये मतलब है कि हम जैसे एक बॉल लें और दूसरी बॉल पे ऐसे उसको हिट करें, फिर जो चीज हम ऑब्जर्व करें, सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट्स बोले, कि हमें इन स्टेटमेंट्स को मान लेना है कि वो एकदम ट्रूथ है, और फिर उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम
बाकी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो हमारे हो जाते हैं पॉपुलेट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो अपने आप में ट्रू हो बट एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे कि रीजन मतलब ये एक एरिया के लिए कि यहाँ पे ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेट कहलाता है। उसके बाद मॉडल क्या होता है? मॉडल हम एक जब थ्योरी देते हैं, थ्योरी मतलब एक अ, पूरा एक जस्टिफिकेशन, एक तरीके से कह सकते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हम प्रपोज करते हैं जब किसी भी ऑब्जर्व्ड फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये चीज, तो ये होता है हमारा मॉडल। जैसे कोविड केस कैसे बढ़ेंगे, कैसे कम होंगे, कब फर्स्ट वेव, मतलब फर्स्ट वेव क्या सेकंड वेव, फर्स्ट वेव का तो पता ही नहीं चला, कब सेकंड वेव आई, कब थर्ड वेव आएगी, इस तरीके से जो भी प्रिडिक्शन वगैरह थे उसके लिए हमने एक मॉडल प्रिपेयर किया था। ठीक है, और वो मॉडल यही जो हमारे प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के, उन्होंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, उससे बहुत अच्छी तरीके से जो वेव कि कब वेव आएगी कब नहीं आएगी, कैसे फॉल करेंगे कैसे राइज करेंगे, वो सब कोविड केसेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा था। तो हमारे कुछ ऑब्जर्व फेनोमेना थे, उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे थ्योरी से, कुछ चीजों को यूज करके। तो वो हमारा क्या हो जाता है, मॉडल हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि हमने कोई मेजरमेंट लिए। ठीक है, लेट अस सपोज एक बुल साइज है। ठीक है, ये देखा होगा जिस पे ऐसे एरो थ्रो करते हैं, इसका जो सेंटर है वो ये। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास 5 एरो है। ठीक है, 5 एरो है। ठीक है, और इन 5 एरोज को हमने थ्रो किए। तो 5 एरो में पहला एरो इधर लगा, दूसरा इधर लगा, तीसरा इधर लगा, चौथा इधर लगा, पांचवा तो निकल ही गया बाहर। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे हमारा हमने कुछ वैल्यू निकाली, जैसे कि हमारा कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स का कितना वॉल्यूम है वो हमने फाइंड किया। ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम है वो हमने फाइंड किया। तो वो हो सकता है वो निकल के आए हमारा 13.4 मीटर स्क्वायर, जबकि इस पे जो इसकी जो असली वैल्यू है वो है 12 मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ देखा, ये जो हमारा इसकी ट्रू वैल्यू है, इसकी ट्रू वैल्यू से जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है या जो हमने ऑब्जर्व करी वो वैल्यू क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, 1.4 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। ठीक है, हमने कोई दूसरी वैल्यू करी वो निकल के आ रही है 13.8 मीटर स्क्वायर निकल के आ रही है। फिर चौथी करी तो वो सीधे 15 निकल के आ गया, मतलब हमने जब चौथी बार मेजरमेंट किया कुछ चेंजेस करके तो वो ये आ गए। तो हर बार क्या आ रहा है, जो ट्रू वैल्यू से जो वैल्यूज हैं ये वाली वो कैसी हैं, दूर दूर है। ठीक है, बहुत दूर दूर है। तो इस तरीके की जो मेजरमेंट्स होते हैं हमारे वो कहलाते हैं इनएक्यूरेट। ठीक है, मतलब इनमें एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, ये चीज होता है। तो एक्यूरेसी की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो वो क्या हो जाए, हाउ क्लोज इज द measured वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब ये अगर लेट अस सपोज ये ट्रू वैल्यू है तो ये जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो कितनी पास है, जितनी इसके पास होती तो हम उतने कहते कि उतने हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। बट ये क्या ऐसे है, बहुत दूर दूर है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है। एक्यूरेट रिजल्ट्स कौन से होंगे हमारे, ऐसे होंगे, ये वाले होंगे जो मैं अब बना रहा हूँ।
जैसे ये है, पहला यहाँ लगे, दूसरा यहाँ लगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट रिजल्ट है हमारे। ठीक है, ये चीज समझ पे आई। जबकि ये इनएक्यूरेट है, ये एक्यूरेट, मतलब इसकी एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, एक्यूरेसी ज्यादा है ये कहेंगे, क्योंकि सब कंपैरिजन में होता है। ठीक है, और ये इन, ठीक है, ये चीज। फिर आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? तो इसकी पहले अगर डिफिनेशन लिख दूं, इट टेल्स अस इट टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन ऑन लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत अजीब सी लैंग्वेज हो गई नहीं। तो इसका मतलब ये है, इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन ऑन लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसका मतलब ये है कि हमने 5 मेजरमेंट्स किए, हमने 5 मेजरमेंट्स किए, हमारा टारगेट तो ये था। ठीक है, हम हमारा टारगेट तो ये था, पर हमने जो 5 मेजरमेंट्स किए उनकी वैल्यूज इधर 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 आ रही है। ठीक है, इधर 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 आ रही है, यहां से तो दूर है, पर कैसी है ये? सारे उनकी वैल्यू कैसी आ रही, पास पास आ रही। जैसे कि हम मेजर करें तो 13.4 आए, उसी वो जो पहले एग्जांपल लिया था, 13.4 मीटर स्क्वायर आया, फिर 13.3 आए। ठीक है, 13.3 मीटर स्क्वायर आए, उसके बाद फिर 13.5 आ जाए, इस तरीके से। तो ये सारे कैसे हैं? सारे पास पास है। ट्रू वैल्यू तो 12 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है, इनएक्यूरेट है, बट प्रिसाइज है। ठीक है, जो प्रिसीजन होता है वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे होता है। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि हम कभी मेजर कर पा रहे हैं 13.6 मीटर, सॉरी ये वॉल्यूम है, क्यूब। ठीक है, पीछे भी शायद मीटर स्क्वायर लिख दिया था, तो उसको क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो एग्जाम्पल था, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इस तरीके से। तो 13.6, 13.4, 13.3, 13.5, ये सारे ट्रू वैल्यू से दूर तो है, बट आस पास है मेजरमेंट। मतलब कि जो हमारा मेजरिंग डिवाइस है वो सही तरीके से मेजर कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी उसने 15 मीटर क्यूब मेजर कर दिया, कभी उसने कुछ मेजर कर दिया, कभी उसने कुछ मेजर कर दिया। ठीक है, ये चीज। तो ये जो रिजल्ट है हमारा, वो हमारा कैसा है? प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट है, इसमें प्रिसीजन है। ठीक है, इस रिजल्ट में हमारे, ये इनएक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। ठीक है, बट कहीं पे हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरह का हो कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के पास ही, ट्रू वैल्यू के पास ही सारे जो मेजरमेंट है वो है। ठीक है, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कैसा है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, ये कैसा है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, ये ये अंतर होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? समझा। ठीक है, कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है अपना, फिजिक्स क्या है, क्या करते हैं हम फिजिक्स में। हम ये सारी चीजें करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज जैसी हो रही है हो ही रही है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रिजल्ट ढूंढते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, लॉज निकालते हैं, फिर उन लॉज का इस्तेमाल करके उनका एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं कि हम कहीं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर साइंस हमारी डेवलप होती है, फिक्स नहीं है। चीजें क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। जैसे कि इस पे भी हम लोग देखें और इस पे भी देखें, ये इस एग्जांपल पे कि चीजें क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये है फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिक्स।
कि कोई चीज हमारी ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती हैं, हमारे जो चारों तरफ चीजें हैं उनको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यही हम उस पर करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इनका नाम तो सुना होगा, आइंस्टीन, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन, इन दो लोग का नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा, ठीक है। ये तो हमारा एक फेनोमेना है, और ये है इसको एक्सप्लेन करने वाले, इस चीज को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। बट कहानी पूरी यही नहीं है, हर चीज आइंस्टीन ने नहीं करी, ठीक है। ये जो पूरा चालू हुआ, इन्होंने तो 1905, ठीक है, 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक थ्योरी प्रपोज करी थी, ठीक है, थ्योरी प्रपोज करी थी, एक मॉडल दिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, उसकी कहानी चालू हुई है 1887 के आसपास, ठीक है, हर्ट्ज से। हर्ट्ज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी कोई चीज साइंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, नेचर में तो एग्जिस्ट करती थी, बट जो साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती थी। मतलब समझ पाया, चीजें डेवलप हो रही हैं यहाँ पे, साइंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, नेचर में थी, नेचर में वो तो हो ही रही थी, तभी तो वो ऑब्जर्व हुई, ऑब्जर्व वही चीज होगी ना जो चीज होगी, ठीक है। तो हर्ट्ज अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे थे, डिटेक्टर लूप वगैरह पे वो वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो अभी वो सब क्या है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट थे, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक कोई चीज, मतलब हर्ट्ज ने ऑब्जर्व कर ली। उसके बाद लेनार्ड, ठीक है, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है, हॉलवॉक, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है। हर्ट्ज ने अलग ऑब्जर्व किया चीजों को, लेनार्ड ने अलग, हॉलवॉक ने अलग, फिर लेनार्ड और हॉलवॉक ने भी मिलके एक चीज ऑब्जर्व करी, वो था, कुछ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ था जो चीज ऑब्जर्व हो रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक कुछ था, ठीक है। उस पे उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी। तो इन तीन लोगों ने चीजें ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व करके उसके डेटा लिए, क्या लिए, डेटा लिए। फिर उसके बाद जो उनके पास थ्योरी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, ये कुछ था, मतलब ऐसा समझो कि कुछ था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे एक दूसरी जगह से मतलब एक से दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या किसी सरफेस पे फॉल होती है तो कैसा रिएक्शन होता है उसका, ये सब वेव थ्योरी ऑफ लाइट का अपना एक कुछ रीजंस थे, ठीक है, मतलब वेव थ्योरी थी हमारे पास पूरी लाइट की। तो इस चीज से ये जो ऑब्जर्व फेनोमेना थे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई वेव थ्योरी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। बट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब थोड़ा सा ये समझ लो कि जैसे कोई एक मेटल की सरफेस है, तो अगर उसके ऊपर लाइट फॉल कराई जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, वही सब चीजें इन्होंने ऑब्जर्व करी थी, तो वो डिटेल है पूरा। तो ऐसा समझो कि एक मेटल है अगर, तो फोटो मतलब लाइट, तो लाइट अगर उस पर करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रिक। तो ऐसा इफेक्ट जिसपे मेटल के ऊपर हम डाल रहे हैं लाइट, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, वो हमारा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन्होंने ऑब्जर्व करी चीजें, डेटा लिया, ग्राफ प्लॉट किए, फिर वेव थ्योरी जो थी, ठीक है, जो उसके अंदर चीजें थी, वेव थ्योरी मतलब हमारे पास एक थ्योरी थी लाइट की, उससे
इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई, एक्सप्लेन नहीं हो पाई। ठीक है, चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई। फिर आइंस्टीन ने क्या किया? जब इन्होंने ये सब किया तो आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने ये जो ऑब्जर्व फिनोमिना थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए एकदम नए तरीके से सोचा। क्या किया? एकदम नए तरीके से सोचा चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो थी उससे चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। हम यहाँ पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट को एक वेव मानते हैं कि ऐसे वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, खूब ढेर सारी वेव्स के फॉर्म पे लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जबकि आइंस्टीन ने क्या किया, इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और लाइट को माना कि लाइट ऐसे वेव के फॉर्म में नहीं ट्रेवल कर रही, वो ट्रेवल कर रही है पैकेट्स के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पे? पैकेट्स के फॉर्म पे। ये और ये पैकेट किस चीज के हैं? ये पैकेट हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है, तो ये पैकेट है एनर्जी के। ठीक है, कैसे हैं? ये पैकेट एनर्जी के हैं और ये पैकेट जाते हैं और एक बार में एक पैकेट पूरा अंदर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक पैकेट फिर अंदर गया और वो एक इलेक्ट्रॉन को फिर निकाल दिया। ठीक है, बात समझ पे आई? जो चीजें हमारे पास ऑब्जर्व थी उसको हमने, जो हमारे पास चीजें, जो हम रीजन थे हमारे, जो चीज हमारे पास थ्योरी थी, हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए। तो आइंस्टीन ने एकदम नए तरीके से सोचा और उन्होंने इस मॉडल का यूज करके, मतलब लाइट को ये माना कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे वेव मान रहे थे लाइट को और यहाँ पे पार्टिकल माना लाइट को, कि लाइट फोटॉन से मिलकर बनी हुई है। इन पार्टिकल का नाम फोटॉन, ठीक है, क्वांटा ऑफ लाइट ऐसा मतलब है। तो उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, जो भी यहाँ पे ग्राफ वगैरह था, जो भी डेटा था हमारा, वो सारा ये मानकर कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, आसानी से एक्सप्लेन हो पा रही थी। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ इनकी थ्योरी थी, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया आइंस्टीन ने। सिर्फ एक कमरे में बैठ के अपने दिमाग में चीजें सोची, उसको किया और थ्योरी दी कि वो कैसे एक्सप्लेन होगा, मतलब बताया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। उसके बाद मिल्कन थे, एक मिल्कन, ठीक है, 1923 में मिल्कन को नोबेल प्राइज मिला और उसी साल आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अब जाकर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया कायदे से। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया और मिल्कन ने ये जो आइंस्टीन ने ये जो थ्योरी दी थी उसको जस्टिफाई किया एक्सपेरिमेंट कर करके। इन्होंने जितने भी मेटल्स वगैरह थे, जितने भी ये चीजें ले सकते थे, उन्होंने उन सारी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट किए और जो इनकी थ्योरी थी उस थ्योरी से इनके जो रिजल्ट्स थे मिल्कन के, वो मैच कर रहे थे। मिल्कन यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आइंस्टीन की इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने डिस्प्रूव करने के चक्कर में प्रूव कर दिया। तो कमाल की बात, देखा साइंस कितनी गजब की है। ठीक है, चीजें डेवलप हुई और यहाँ पे जिसको डिस्प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी वही प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। तो आ, तब जाकर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, चीजें एक्सप्लेन हो रही है, सही है गलत, ये जब तक नहीं क्लियर हुआ तब तक उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है, तो 1905 में उनकी आई थी थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन वगैरह आई थी, थ्योरी दी थी। 1923 में जब मिल्कन के रिजल्ट्स वगैरह इस थ्योरी से बिल्कुल मैच कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच कर रहे थे, तब जाके वो चीजें एक्सप्लेन हुई। तो क्या हुआ हमारा? पहले हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, डेटा लिया, एनालाइज किया, ठीक है, एनालाइज किया, थ्योरी दी। अब ये थ्योरी, एक्सपेरिमेंट्स जो फिर हम आगे कर रहे हैं उनको फिर एक्सप्लेन कर पा रही है कि नहीं, तब जाके हमारा एक सब्जेक्ट कायदे से डेवलप हुआ।
तो कितना साल लगा डेवलप होने में? 1887 से 1923 में पूरी तरीके से डेवलप होने में। तो साइंस कोई एक दिन की चीज नहीं है, डेवलप होती है, चेंज होती है चीजें। कल कैसी थी, आज कैसी है, अलग है। जो चीज नेचर में है वो तो वैसी ही है, बट हम उसको देखने का नजरिया, उसको समझने के तरीके, ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसी इसी को ध्यान में रख के हमें पूरा अपना आगे की चीजें पढ़नी है कि चीजें डेवलप हो रही हैं। आज जो चीजें हैं हमें उनको पढ़ना है, सीखना है, उनको अप्लाई करना है। जहां नहीं अप्लाई हो पा रही है वहां पे हमें चीजें डेवलप करनी है, वहां पे हमें चीजें खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। नहीं हो पा रही है पर करने की कोशिश करनी है, तब जाके चीजों का डेवलप होता है, साइंस का डेवलप होता है, फिजिक्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और हम इस फिजिकल वर्ल्ड को और आसानी से, अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है फिर, बाय बाय।